बुक रिलीज प्रोग्राम लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। इस प्रोग्राम में वो खुद मौजूद है। मनोज सिन्हा कर रहे हैं इस वक्त खिताब। आपको सीधी ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। सुगम मार्ग यही है कि जिन्होंने घोर तपस्या करके मेहनत करके उस ज्ञान को जाना है, उस परम तत्व को समझा है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसी रास्ते पर हम चल पड़े। मैं समझता हूं इसमें आधा काम हम लोगों का हो जाता है और इसीलिए इस वाक्य को बार बार जोर दिया जाता है कि महाजनो येन गतः सपंथा। इस किताब में सैलानी मुस्लिम समुदाय के ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व चुने हैं जिन्होंने संगीत, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान, सिनेमा जैसे तमाम क्षेत्रों में न सिर्फ अपने लिए व्यक्तिगत सफलता अर्जित की है बल्कि वैश्विक पटल पर भारत का नाम भी रोशन किया है। इस पुस्तक की सबसे जो यूनिकनेस है, इसकी अद्वितीयता जिसे हम कह सकते हैं, लेखक यानी सहला स्वयं युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं तो लोग कुछ और सोचेंगे। उनकी जीवन यात्रा, उनका कर्म क्षेत्र हमारी संस्कृति के मानवतावादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। सहला के जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन बहादुरी से उसका मुकाबला किया। अपनी सारी रचनात्मक शक्ति अपने लक्ष्यों को साकार करने में लगाया और जम्मू कश्मीर की पहली बेटी है जिसने देश के प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीता। तमाम विचारों, धारणाओं से जूझते हुए अपनी राह स्वयं बनाई। निश्चित रूप से नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। स्वावलंबी बनने का संदेश भी ये और इनकी पुस्तक दे रही है। अपनी यात्रा में अनेक विचारधाराओं से गुजरते हुए सहला ने लोक शक्ति को जागृत करने का एक संकल्प उठाया था और आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य उन्मुख स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी भी दे रही है। इस पुस्तक में जीवन यात्रा की चर्चा में उनके सपने, उनके विचारों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमारा देश भारत कभी भी संकुचित और संकीर्ण विचारों का देश नहीं रहा है, बल्कि इसने सदैव विविधता में एकता पर बल दिया है। सहला ने यह भी आह्वान किया है कि हमें मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहिए जहां सर्वत्र शांति हो, समावेशी विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, ताकि देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं इस संघ राज्य क्षेत्र, इस यूनियन टेरिटरी की तरफ आदर के भाव से देख सके। मैं कहूंगा कि इस पुस्तक में सहला ने साहस के साथ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जो भारत के खासतौर से मुस्लिम समुदाय को शायद कई दशक पहले उठाने चाहिए थे। अपीजमेंट की राजनीति की वजह से किस प्रकार मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने से रोका गया, उस पर भी सहला ने बहुत बेबाकी से अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। और एक दूसरी बात जरूर मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि किसी सामान्य परिवार से एक लड़की निकल करके यहां पहुंचे, मुझे लगता है ये बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि जिनके बाप दादा तो अच्छी जगहों पर रहे, उन्हें प्राप्त करने में थोड़ा आसानी रहती है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से ही मुस्लिम समुदाय को राजनीति का शिकार बनाया गया, ऐसे भ्रमजाल दिखाए गए जिससे एक बड़ा तबका विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सका। ये सच्चाई है और उसका खामियाजा नई नस्लों और विशेष रूप से महिलाओं को भुगतना पड़ा है। सहला ने उस पर भी बेबाक टिप्पणी की है और इस बात पर बल दिया है कि विकसित भारत की यात्रा में 20-21 करोड़ मुसलमानों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा और बिना उनके विकास के विकसित भारत नहीं बन सकता है। अभी देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की चर्चा हुई। अक्सर अपने बचपन की एक कहानी वो सुनाते थे। जब वो 10 साल के थे, उनके पिताजी उस समय रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष थे। एक बार कलाम साहब को उन्होंने थप्पड़ मार दिया
और गलती कलाम साहब की ये थी कि उन्होंने अपने पिताजी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, कोई पड़ोसी आया और गिफ्ट दे करके गया, उसे स्वीकार कर लिया। बाद में उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि हर इंसान अपने लिए एक रास्ता चुनता है और वो जो रास्ता तय करता है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, स्वयं जवाबदेह होता है। कलाम साहब हमेशा मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं से जीवन भर ये कहते रहे कि हम सभी का सिर्फ एक मिशन होना चाहिए और वह है भारतवर्ष की तरक्की। एक बार दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सभा में कलाम साहब ने कहा कि सभी मुसलमानों को भारत को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए भीतर से या किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा करने के लिए एकजुट होना होगा तथा भारत को विकसित बनाना ही होगा। कलाम साहब अक्सर हजरत मोहम्मद साहब का एक संदेश भी सुनाया करते थे और मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा, जब बोलो तो सच बोलो, आप जो वादा करते हैं उसे पूरा करें, अपने भरोसे का निर्वहन करें, अपना हाथ मारने और लेने से रोकें। कलाम साहब का सपना था कि मुस्लिम समुदाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवाओं, विशेषकर बालिकाओं को ज्यादा इंपावर करना होगा। सेहला का भी यही सपना है और इस सपने को समस्त कश्मीरी अवाम एकजुट होकर ही पूरा कर सकती है। इस अभियान में बिना किसी पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस के, बिना किसी झिझक के समस्या को पूरी तरह स्वीकार करके हमें कदम उठाने होंगे। मैं ऐसे तत्वों को पहचानना भी बड़ा आवश्यक होता है। कभी कभी भावनाओं में बह करके हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका अंजाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तरक्की के समान अवसर मिले, मुस्लिम समुदाय के युवाओं को बदलते विश्व की जरूरतों के मुताबिक मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अनेक योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी या भारत सरकार की ओर से चल रही है। पढ़ो परदेश योजना के द्वारा विदेश के अनेक टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। अनेक ऐसे कानून बदले गए हैं जिससे मैं समझता हूं कि सम्मान बढ़ा है लोगों का। मैं कोई समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं, क्योंकि सेहला रशीद ने इंजीनियरिंग भी पढ़ लिया और सोशियोलॉजी भी पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया। प्लेटो ने 24 साल पहले लिखा था कि राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी एक वर्ग की खुशी और विकास नहीं है, बल्कि समग्र समाज की सबसे बड़ी खुशी, ये राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। लगभग उसी कालखंड में तमिलनाडु के महान कवि थिरुवल्लुवर ने भी एक वाक्य लिखा कि राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रोडक्टिविटी और सीमाओं की रक्षा शामिल है। शासक का जो मूल कर्तव्य है, समानता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करे जिसमें सभी की खुशी शामिल हो। मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव और वेलफेयर स्टेट के लिए ये दोनों परिभाषाएं सबसे प्रासंगिक हैं, सबसे उपयुक्त हैं। अनेक कल्याणकारी योजनाएं यहां भी चल रही हैं। मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई भेदभाव धर्म, पंथ, जाति, क्षेत्र के हिसाब से हो, ऐसी नियत नहीं रही है। और मैं कह सकता हूं कि ये सुनिश्चित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। कई चीजों के बारे में मुझे जानकारी है या बताया गया है कि ये पहली बार हुआ 30 साल में, 32 साल में, 34 साल में। लेकिन आज मैं पहली बार जाना कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई महिला वाइस सांसद पहली बार लगी और उसका श्रेय मुझे मिल गया। ये भी एक मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आज देश के किसी हिस्से में आप महिलाओं या प्रबुद्धजनों से बात करिए, उस बातचीत में बिना हिचक कई लोग स्वीकार करते हैं
कि नई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सदियों से भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था ऐसी रही है जिसने सभी धर्मों को फलने फूलने का वातावरण तैयार किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज भी अनेक मुस्लिम देशों से लाख गुना बेहतर वातावरण हमारे देश में है। सेहला की पुस्तक में एक रोल मॉडल आमना बेगम अंसारी ने इसका विस्तार से जिक्र भी किया है। मैं इस विषय पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक ने 12वें शिलालेख सर्व धर्म संभाव के सबसे महत्वपूर्ण संदेश उसमें लिखवाया था और उस शिलालेख पर लिखा है, आज भी वो उपस्थित है देश में, वह जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह जो अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को छोटा मानता है, वह निश्चित ही सबसे बड़ी हानि अपने धर्म की करता है। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में हमारे यहां कहा गया, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम, अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वो सभी हमको सुख दे। भारतवर्ष सभी महान धर्मों की भूमि रही है और विभिन्न पंथों उपासना पद्धतियों को इस देश ने पूरे सम्मान से गले लगाने का काम किया है। इस राष्ट्र ने जन जन को ऐसा संबल प्रदान किया है ताकि वह मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा से सेवा करे और मातृभूमि की अखंडता की रक्षा करे। भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति में करुणा, सेवा और शांति इसको सर्वोच्च महत्व दिया गया है। वेदों में तो संपूर्ण जल थल नभ में शांति की कामना हो गई। जो लोग पूजा करते होंगे, ये मंत्र पूजा के प्रारंभ में ही पढ़ा जाता है, शांति सर्वा शांति रेव शांति सामा शांति रेथी। यह भावना शांति और समन्वय की है, सभी को समान अवसर मिले। आजादी के बाद के भारत में 3 मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 4 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अनेक साइंटिस्ट, अनेक इंजीनियर, अनेक मंत्री, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस पुस्तक में A.R. रहमान, सानिया मिर्जा, डॉक्टर जमाल खान, शमसालम, डॉक्टर जहीर काजी, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन जैसी अनेक शख्सियतों का जिक्र है। जनरल हसनैन ने लंबे समय तक इस देश की सेवा की। जम्मू कश्मीर से भी वो बहुत ही करीब से जुड़े रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरणा देंगी। वह दृढ़ संकल्प और नई उमंग के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। मॉडर्न फिलॉसफी के विकास में जी मूर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया एथिका। इस पुस्तक में उन्होंने नीति और नैतिकता पर चर्चा करते हुए एक सवाल उठाया कि वह कौन सी चीज है जो कल्याणकारी है और हम कैसे कर्म करें, मैंने कैसे काम करें, मुझे क्या करना चाहिए। यह सवाल मन में आना बड़ा स्वाभाविक है। और आज हमारा पड़ोसी मुल्क जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में विकास की गति रोकने, लोकतंत्र के पर्व के बाद आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब सुरक्षा बल, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन उनका अपना दायित्व है, लेकिन यहाँ के युवा ही एकजुट होकर के दे सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की के लिए आपकी एकजुटता ये बड़ी आवश्यक है और ये कल्याणकारी है। आपका कर्म मिलकर ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। सेहला ने इस दिशा में इस पुस्तक की रचना के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। उनके शब्द केवल मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमें समाज के सभी वर्गों के लिए तथा विशेष रूप से नौजवानों के लिए विकसित भारत के संकल्प का एक आग्रह भी है। मैं कामना करता हूं कि उनकी पुस्तक बेस्ट सेलर हो, वो आगे भी और लिखें, जम्मू कश्मीर के विकास तथा भारत में इसी प्रकार का अपना योगदान देती रहें।
कई लोग किताब मांग के ही पढ़ते हैं। मैं कहा वो किताब जरूर खरीदिए। और इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो राज कपूर साहब की एक फिल्म का गाना सलीम साहब ने बाद में लिखा है, जिसे शैलेंद्र ने बनाया था कि किसी की मुस्कुराहटों से हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। लव एंड काइंडनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके हृदय में है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अच्छी दिशा में हम जा सकेंगे। आप सब यहाँ आए, मैं आपको हृदय की अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now I request the author, Ms. Shaila Rashid, to come forward and present vote of thanks. थैंक यू सर। आपने किताब एक्चुअली में पढ़ी है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त श्रीनगर में मौजूद और वहाँ उन्होंने अभी एक खिताब किया है। दरअसल रोल मॉडल्स नाम की किताब का इजरा होना था, यानी श्रीनगर में बुक रिलीज प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में वो खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस वक्त अपने तासुरात का वहाँ इजहार किया।